हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। 4 जुलाई इसी सैटरडे को शाम को 7 बजे मुलाकात होगी एसएससी एक्सपर्ट एक नए चैनल पर। ये जो चैनल है पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगा एसएससी के लिए। दिल्ली से फैकल्टीज़ हैं, जयपुर से फैकल्टीज़ हैं, एक पूरी टीम, और ऐसी टीम जो हजारों सिलेक्शन दे चुकी है। एक ऐसी टीम जो आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक ले जाएगी। तो आप इस टीम से जुड़िए, आपका एसएससी का सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। देखिए, वैसे तो आप कहीं पर भी पढ़ेंगे और आप में अगर जुनून है, आप दृढ़ निश्चयी हैं, तो सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं कि कहीं पर अगर आपको 2 साल लगते हैं तो हमारे पास 1 साल में ही आप सिलेक्शन ले जाएंगे। अगर आपको कहीं पर 1 साल लग रहा है तो हमारे पास 6 महीने में आप सिलेक्शन ले जाएंगे। तो इतनी शिद्दत से पढ़ाया जाएगा आपको। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस्ड लेवल तक लेके चलेंगे। जो एसएससी का नया पैटर्न है, बदलता हुआ रूप है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। तो पूरी रणनीति आप जानेंगे 4 जुलाई को। तो इस चैनल पर जुड़ जाइए, एसएससी एक्सपर्ट नाम से चैनल है, इसको सर्च करिएगा, यहाँ से जुड़ जाइए। शाम को 7 बजे 4 जुलाई को यहाँ पे क्लासेस जो हैं लाइव होंगी। एक नया एप्लीकेशन आपको मिलेगा, वहाँ से आपको कोर्सेज मिलेंगे और काफ़ी सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी। तो आज और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेज जिनमें गलतियां हैं और आप कोशिश करिए इन गलतियों को निकालने की। देखिए क्या कह रहा है, द कंट्रोवर्सी अबाउट इंट्रोड्यूसिंग अ थर्ड लैंग्वेज। कंट्रोवर्सी किसको लेकर? कंट्रोवर्सी थर्ड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने को लेकर। जब भी ऐसा आए, इस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी है, इसके संबंध में है, तो के संबंध में, के रिगार्डिंग, इसके लिए अबव नहीं आता है, क्या आता है? यहां आता है ओवर। तो पहली गलती है ओवर आएगा। कंट्रोवर्सी किसको लेकर? इंट्रोड्यूस करने को लेकर। किसको? थर्ड लैंग्वेज को। कब, कहां से? क्लास 6 ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स का मतलब होता है अहेड, ठीक है, आगे को बोलते हैं। तो क्लास 6 से। स्टेम, स्टेम की जगह आएगा स्टेम्स, क्योंकि कंट्रोवर्सी एक वचन है। स्टेम्स फ्रॉम का मतलब होता है अरिजिनेट फ्रॉम या अराइज फ्रॉम। ये कहां से आती है? ये कंट्रोवर्सी कहां से निकल कर आई है? ये आई है एक अनरिजोल्व्ड कॉन्ट्राडिक्शन से, एक ऐसे विरोधाभास से जो अभी तक जिसका हल नहीं निकला है। अनरिजोल्व्ड का साउंड देखते हुए आपको एन लगाना पड़ेगा, ए से काम नहीं चलेगा। अनरिजोल्व्ड से पहले क्या आएगा? एन। तो आपका आंसर है द कंट्रोवर्सी ओवर इंट्रोड्यूसिंग अ थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स स्टेम्स फ्रॉम एन अनरिजोल्व्ड कॉन्ट्राडिक्शन एट सेवरल प्लेस। सेवरल जहां पर भी आता है, आपको पता है कि प्लूरल नाउन लगाते हैं, तो आएगा प्लेसेज, कई सारे जगह पर। एनईपी का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो ये नई राष्ट्रीय नीति है। राइटली ये ठीक तरीके से एक्सटॉल करती है। एनईपी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है एक्सटॉल, तो यहां पे आएगा एक्सटॉल्स। एक्सटॉल्स का मतलब होता है प्रशंसा करना। ये प्रशंसा करती है किसकी? इंग्लिश की स्पेशल इंपॉर्टेंस को लेकर। द स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, ऑफ लगेगा। और इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में, ठीक है। नंबर 3 है दस इफ अ स्टूडेंट। तो इस प्रकार से यदि कोई स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एक वचन है तो यहां है जाएगा, यहां टेक की जगह आना चाहिए टेकन। यदि किसी स्टूडेंट ने फ्रेंच ली है एज ए सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा के रूप में, दे वुड के स्थान पे एक ही विद्यार्थी है तो यहां पे लगाइए ही वुड। वुड के साथ बेस फॉर्म आएगी तो आएगा हैव। ही वुड हैव टू फोगो फ्रेंच, तो उसको फ्रेंच को छोड़ना पड़ेगा। फोगो का मतलब होता है छोड़ना। तो यदि कोई विद्यार्थी ने फ्रेंच ली है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, किसको? फ्रेंच को छोड़ना पड़ेगा, ये मतलब है। फॉलोड द बैकलैश। बैकलैश का मतलब नेगेटिव रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया जो नकारात्मक हो उसको हम बोलते हैं बैकलैश। तो बैकलैश को फॉलो करते हुए या बैकलैश के बाद, जब ये नकारात्मक प्रतिक्रियाएं इसको देखने को मिली, तो इसको करते हुए इसके बाद इसके लिए आएगा फॉलोइंग। फॉलोइंग द बैकलैश। द सीबीएसई, सीबीएसई एक वचन तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म तो सेड। सीबीएसई ने कहा है, क्या कहा है? कि स्टूडेंट्स नीड टेक। नीड जो है वो मॉडल है, और मॉडल के साथ हम बेस फॉर्म लगाते हैं तो टेक्स नहीं आएगा, क्या आएगा? टेक। कि स्टूडेंट्स को जरूरत है किस चीज की? किसी भी एक एडिशनल लैंग्वेज को लेने की, ठीक है। अगला है द थर्ड लैंग्वेज मोर ओवर विल नॉट बी टेस्टेड। तीसरी भाषा इससे भी ज्यादा, मोर ओवर का मतलब होता है इन एडिशन टू इट, इसके अतिरिक्त। तो इसके अतिरिक्त तीसरी भाषा जो है उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा। विल मॉडल है, मॉडल के साथ बी आता है, बी नहीं आता। बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो यहां टेस्टेड आएगा। तो
तीसरी भाषा को, मतलब इससे भी ज्यादा जो भी आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे वहां पे जुड़ी हुई बात जब होगी तो वहां आपको पता लगेगा कि जो बातें की जा चुकी है उसके अलावा जो तीसरी भाषा है उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा। इन देयर, ये THERE का मतलब वहां होता है, आपको लगाना है उनके 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो उनके के लिए THEIR आएगा। तो ये तो मेरे भाई आपके एरर वाला सेगमेंट पूरा हुआ। अब आप कमर कस लीजिए आज के एडिटोरियल के लिए, एक एक बात को समझते हैं, बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, सब चीजें ध्यान से पढ़ना भाई। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो और SSC में कोई भी तैयारी, CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, MTS, GD, कोई भी तैयारी, तो यकीन मानिए अब आपको बहुत आसानी से घर बैठे एक बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, जब आप सुनेंगे कि कोर्स की फीस क्या रहेगी तब भी आप ऐसे आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सर ने आज तक तो इतनी फीस रखी है और इस बार सर ने फीस ही बहुत कम रख दी, बहुत कम फीस में। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि भाई आपको जब एक ही प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है और अगर आपको थोड़ा सा साथ मिल जाए तो आप अपने सपनों को साकार करने में पूर्णतः सक्षम हैं। क्योंकि इस चैनल पर अपने पास सारे विद्यार्थी सारे के सारे सीरियस वाले स्टफ है, बिल्कुल गंभीर तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं। तो यदि आपको थोड़ा सा पुश मिल जाए, थोड़ा सा आपको सहारा मिल जाए तो आप आसानी से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो जरूर आपका इस बात में साथ दिया जाएगा, पूरी तरीके से हम साथ देंगे। तो जुड़ना ना भूलिएगा। एक बार फिर बता रहा हूं आपको, 4 जुलाई शाम 7 बजे आपको जुड़ना है SSC एक्सपर्ट चैनल पर, जहां पर पूरी टीम आपके सामने होगी। सब आपको बताएंगे कि कैसे हम पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो सर, आज का एडिटोरियल जो है उसका टाइटल है इंडियन एंड फॉरेन ऑन द CBSE एंड थर्ड लैंग्वेज। इंडियन एंड फॉरेन, भारतीय और विदेशी, भारतीय और विदेशी। ठीक है, किसको लेकर है? यह है CBSE को लेकर और थर्ड लैंग्वेज को लेकर, CBSE को लेकर और तीसरी भाषा को लेकर। NEP के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर 3 भाषाओं की बात की गई है। तो थर्ड लैंग्वेज को लेकर जो बात है उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो कोर सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में एडिटोरियल है? तो ये जो कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, विवाद किसको लेकर है? विवाद सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब इर्द गिर्द, किसको? CBSE के इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। मैंडेटेड मतलब अनिवार्य करना बाई NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा निर्देशित या अनिवार्य किया गया, इस मैंडेटेड का मतलब आप लिख सकते हो ऑब्लिगेटेड, अनिवार्य करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो एक अनिवार्य कर दिया गया है 3 भाषा को, 3 भाषा वाले फॉर्मूला को, उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर यह कंट्रोवर्सी है। जो हम चर्चा करने वाले हैं इस एडिटोरियल में एक विवाद के बारे में, वो किसके इर्द गिर्द है? वो है CBSE के द्वारा 3 भाषा का जो फॉर्मूला है उसको लागू करने को लेकर। और ये किसने अनिवार्य किया था? ये NEP 2020 ने अनिवार्य किया था। ठीक है, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आपके सामने जो पैराग्राफ दिख रहा है, आप पहले कोशिश कीजिए इसको करने की, पढ़ने की, उसके बाद मैं समझाता हूं आपको। देखिए, द कंट्रोवर्सी ओवर इंट्रोड्यूसिंग ए थर्ड लैंग्वेज। हम यहां तक पढ़ेंगे, पहले एक सेंटेंस, धीरे धीरे आराम से पढ़िए। कंट्रोवर्सी विवाद, विवाद किसको लेकर है? इस ओवर का मतलब है रिगार्डिंग, इस ओवर का मतलब क्या है? रिगार्डिंग। किसको लेकर? किसको लेकर है? इंट्रोड्यूसिंग ए थर्ड। चूंकि ओवर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ING लग गया। ठीक है, प्रेपोजिशन है इसलिए ING लग गया। किसको लेकर विवाद है? एक तीसरी भाषा को इंट्रोड्यूस करने को लेकर, लॉन्च करने को लेकर। कहां से? क्लास 6 ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स का मतलब अहेड होता है, क्लास 6 से आगे, और ऑनवर्ड्स जो है इसकी वर्ड कैटेगरी एडवर्ब होती है। तो ये जो विवाद है ये आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है स्टेम्स फ्रॉम। ये विवाद अरिजिनेट होता है, इसका मतलब है अरिजिनेट होना, अरिजिनेट फ्रॉम या अराइज फ्रॉम। तो ये विवाद कहां से निकल कर आया है? ये विवाद निकल कर आया है एन अनरिजॉल्व्ड कॉन्ट्राडिक्शन। अनरिजॉल्व्ड एडजेक्टिव है, कॉन्ट्राडिक्शन नाउन है। एक ऐसे विरोधाभास से जो कि जिसका हल नहीं निकला है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है पैराडॉक्स, विरोधाभास बोलते हैं। ठीक है, इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या बातें काम की थी। एक वर्ड यहां पे काम का था, एक फ्रेजल वर्ब मान लीजिए इसको, स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम का मतलब है अरिजिनेट फ्रॉम।
अरिजिनेट फ्रॉम, या फिर आप इसे कहेंगे अराइज फ्रॉम। एक तो ये चीज काम की है इस पहले सेंटेंस में, मतलब यहां से उत्पन्न होना। दूसरी बात जो काम की है वो ये है कि ओवर जो है वो प्रेपोजिशन है, और ओवर का मतलब यहां पे जो आपको सेंटेंस में दे रखा है वो है रिगार्डिंग या कंसर्निंग से संबंधित या को लेकर। रिगार्डिंग या कंसर्निंग ये मतलब है। प्रेपोजिशन के साथ हमेशा आईएनजी लगता है। तीसरी बात ये ध्यान रखेंगे, प्रेपोजिशन जो है वो अपने बाद में हमेशा ही बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लेता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ऑनवर्ड्स जो दे रखा है ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अहेड या नेक्स्ट भी कहा जा सकता है, लिख लीजिएगा। ऑनवर्ड्स का मतलब क्या है? अहेड, आगे। तो ये कुछ बातें काम की थी, मैं फिर समझा देता हूं। एक इसमें कॉन्ट्राडिक्शन दे रखा है, वो तो दे ही रखा है यहां पे। कॉन्ट्राडिक्शन का विरोधाभास, कॉन्फ्लिक्ट, इनकंसिस्टेंसी, पैराडॉक्स, और अनरिजॉल्व्ड का अनसेटल्ड, अनडिसाइडेड, पेंडिंग मतलब अनसुलझा। तो यहां तक फिर समझेंगे। जो कंट्रोवर्सी है किसको लेकर? थर्ड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने को लेकर। कहां से? क्लास 6 से। ये कंट्रोवर्सी की वर्ब है स्टेम्स फ्रॉम, ये निकल कर आया है किससे? एक अनसुलझे विरोधाभास से। विरोधाभास है किसमें? नई शिक्षा नीति 2020 में। आगे देखिए, एट सेवरल प्लेसेज, दूसरे सेंटेंस में सेवरल के साथ नाउन है, प्लूरल आती है, याद रखिए। कई सारी जगहों पर। द एनईपी, जो एनईपी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये सब्जेक्ट है। राइटली एडवर्ब है, ये बिल्कुल सही तरीके से एक्सटोल करती है, मतलब प्रशंसा करती है। द स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, किसको? जो बहुत विशेष महत्व है इंग्लिश का उसको। स्पेशली इन मैथमेटिक्स, स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, विशेष करके मैथमेटिक्स में, साइंस में। एंड इवन, इवन जो है वैसे एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ठीक है। ये यहाँ पे एडवर्ब मानिए क्योंकि एडजेक्टिव से पहले है और स्ट्रेस डालने के लिए आता है, यहाँ तक कि लीगल एजुकेशन में भी। एंड डज नॉट क्लब इट, क्लब का मतलब है साथ में रखना, कंबाइन करना, पुट टुगेदर। इसे कंबाइन भी कह सकते हो, पुट टुगेदर भी कह सकते हो, साथ में रखना कह सकते हो, ठीक है। और ये क्लब नहीं करता है इसको, किसको? इंग्लिश को। किसके साथ? अन्य विदेशी भाषाओं के साथ। जैसे कि सच एज का प्रयोग हम उदाहरण देने के लिए करते हैं, जैसे कि फ्रेंच या स्पेनिश। यहां तक फुल स्टॉप लग गया, तो हम यहीं तक फिर से चर्चा करेंगे। तो कई सारे जगहों पर सेवरल के साथ नाउन कैसी आती है? प्लूरल। एक तो ये बात तुम नोट कर लो। नंबर 5 पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आप ये पढ़ लेना तो पूरा निचोड़ आ जाएगा। सेवरल के साथ में नाउन है वो कैसी आती है? प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 6 पे चलेंगे, तो कई जगहों पर एनईपी जो है वो बिल्कुल सही ढंग से एक्सटोल करती है। एक्सटोल का मतलब प्रेज, कमेंड या ग्लोरीफाई, प्रशंसा करती है। किसकी? इंग्लिश के इंपॉर्टेंस की। विशेष करके स्पेशली जो होता है इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली। स्पेशली को तुम जहां जहां देखते हो इसको रिप्लेस कर सकते हो किससे? पर्टिकुलरली से। विशेष करके, विशेष करके मैथमेटिक्स में और साइंस में, और यहां तक कि लीगल एजुकेशन में। और ये इसको क्लब नहीं करता है। क्लब, क्लब का मतलब है जोड़ना, कंबाइन करना, कंबाइन करना, पुट टुगेदर, ये मतलब है। और ये इसको क्लब नहीं करता है, मतलब ये साथ में नहीं जोड़ता है, ठीक है। जैसे कि मतलब अन्य विदेशी भाषाओं के साथ, जैसे कि उदाहरण देने के लिए यूज करते हैं फ्रेंच या स्पेनिश। आगे कह रहा है ठीक इसी टाइम पर, एक ही समय पर, इट एडवोकेट्स, इट ये है सब्जेक्ट, ये एडवोकेट है वर्ब। एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, सहारा देना। ये साथ देता है द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मतलब इसके साथ ही ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एडवोकेट भी करती है 3 भाषा के सूत्र को। विद 2 लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड टू बी नेटिव, नेटिव का मतलब होता है लोकल, जिसमें 2 भाषाएं तो होनी चाहिए भारत की। वन ऑफ देम आइडियली द मदर टंग, और उन 2 भाषाओं में से एक जो है वो आदर्श रूप से होनी चाहिए मातृभाषा। इन इफेक्ट, इनफैक्ट का मतलब है इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि रेलीगेटिंग, रेलीगेट का मतलब होता है डाउनग्रेड करना, नीचे करके रखना, नीचे दर्जे में रखना, डाउनग्रेड, डिमोट या लॉवरिंग। इस प्रकार से ये इंग्लिश के दर्जे को कम कर रहा है और कहां ले जा रहा है? फॉरेन लैंग्वेज के दर्जे में लेके जा रहा है, ठीक है। यहां तक फिर पढ़िएगा, ये पूरा एक पैराग्राफ हो गया तीसरा। ये कह रहा है इसी टाइम पे, मतलब विरोधाभास कैसे है? पहले इसने कहा कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को बता रही है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये कह रही है कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है विशेष करके मैथमेटिक्स में, साइंस में और यहां तक कि लीगल एजुकेशन में भी।
और ये फॉरेन भाषाओं के साथ में इसको नहीं रख रही है जैसे कि फ्रेंच या स्पेनिश है, लेकिन साथ ही ये सपोर्ट करती है 3 लैंग्वेज फार्मूला को। इसमें 2 भाषाओं की आवश्यकता है, विद 2 लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड टू बी नेटिव। 3 लैंग्वेज, दो भाषाएं हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो कैसी होनी चाहिए, नेटिव होनी चाहिए इंडिया के लिए, मतलब भारत के लिए स्थानीय भाषा होनी चाहिए। उनमें से एक आदर्श रूप से मदर टंग होनी चाहिए और इफेक्टिवली रेलीगेटिंग इंग्लिश, और प्रभावी रूप से ये रेलीगेट कर रही है, नीचे दर्जे में रख रही है इंग्लिश को। किस स्टेटस पर? फॉरेन लैंग्वेज के स्टेटस पर, मतलब विदेशी भाषा का जो स्टेटस है वहां तक लेकर जा रही है। क्लियर है यहां तक? आगे चलिएगा। इस स्लाइड में जो दे रखा है वो आगे पर खुद पढ़िए, उसके बाद बताता हूं। देखो, आप घबराइए नहीं बिल्कुल भी, आपको एक एक चीजें अलग अलग करके बता दूंगा, आप बस उसको रिवाइज कर लेंगे तो भी ये मान लीजिए कि आपने आज का एडिटोरियल पढ़ लिया है। समझिएगा क्या कहना चाहता है। देखिए, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये कुछ नहीं है, नाम इसने सीबीएसई का फुल फॉर्म दिया है। सीबीएसई ये सब्जेक्ट, हैज इंप्लीमेंटेड, ये वर्ब, और कौन सी क्रिया है? प्रेजेंट परफेक्ट की क्रिया है। तो सीबीएसई ने इंप्लीमेंट किया है। इंप्लीमेंट का मतलब देख लीजिए, यहां पे एग्जीक्यूट किया है, अप्लाई किया है, एनफोर्स किया है, मतलब लागू किया है। तो सीबीएसई ने लागू किया है। सीबीएसई से पहले द आएगा, ध्यान रखें। तो सीबीएसई ने लागू किया है इस एस्पेक्ट को, इस पहलू को। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ठीक है, फैसेट कह सकते हो, FACET, ऑफ द NEP। किसको? NEP के इस पहलू को, कि 3 भाषा होनी ही चाहिए, उनमें से 2 जो हैं वो नेटिव होनी चाहिए और उनमें से एक जो है वो मातृभाषा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो इस पहलू को इसने लागू किया है। इग्नोरिंग, उपेक्षा करते हुए, अदर वेलकम ऑब्जर्वेशन, अन्य जो स्वागत योग्य टिप्पणियां हैं, किसकी? इस पॉलिसी की, जो पॉलिसी टिप्पणियां करती हैं ऑन लैंग्वेज लर्निंग, भाषा शिक्षण को लेकर। तो समझेंगे सीबीएसई की वर्ब तो है हैज इंप्लीमेंटेड, पॉलिसी जो है इसकी वर्ब है ये मेक्स है, ठीक है। इग्नोरिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एस्पेक्ट का मतलब आप समझ लीजिए, इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें एस्पेक्ट वर्ड दे रखा है। एस्पेक्ट का मतलब पहलू होता है। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? पहलू। इसको आप फैसेट कह सकते हो, पहलू, पहलू कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो सीबीएसई है उसने इंप्लीमेंट किया है एनईपी के इस पहलू को। एनईपी का वो पहलू जो बाद में कहा गया था, ठीक है, उस पहलू को इसने क्या किया है? इंप्लीमेंट किया है, इग्नोर करते हुए, उपेक्षा करते हुए। इग्नोर को आप और कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इग्नोर को आप लिख सकते हैं ओवरलुक। इग्नोर को क्या लिखा जा सकता है? ओवरलुक, अनदेखी करना। ओवरलुक करते हुए, अनदेखी करते हुए। किसकी अनदेखी करते हुए? अन्य वेलकम ऑब्जर्वेशन, अन्य स्वागत योग्य जो टिप्पणियां हैं, ठीक है। अच्छा, अदर के बाद जब नाउन आती है तो प्लूरल आती है, याद रखिएगा। अदर जो है, पहली बात तो जेनरिक चीजों के लिए काम में लिया जाता है, मतलब स्पेसिफिक नहीं हो, पता नहीं हो किसकी बात कर रहे हैं, तब अदर आता है। और ये कहां आता है? ये प्लूरल नाउन से पहले आता है। जबकि अगर अनदर होता तो ये भी आता तो जेनरिक के लिए है, लेकिन ये आता है सिंगुलर नाउन से पहले। ये दोनों ही जेनरिक के लिए आते हैं। जेनरिक का मतलब मेरे भाई ये है कि आपको पता नहीं लगे बात किसकी कर रहे हैं। और दी अदर जो आता है, ये आता है किसके लिए? स्पेसिफिक के लिए। दी अदर जो है वो किसके लिए आता है? स्पेसिफिक के लिए। और ये चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए आता है। ये सिंगुलर नाउन के लिए भी आता है तो प्लूरल नाउन के लिए भी आता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दोनों के लिए आता है और स्पेसिफिक के लिए आता है, मतलब जहां पक्का पता हो उसके लिए वहां लगता है। तो इग्नोर करते हुए अन्य स्वागत योग्य ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस नाउन है, वेलकम एडजेक्टिव है। और कौन से ऑब्जर्वेशन? जो पॉलिसी करती है। पॉलिसी कौन सी है? एनईपी, इसलिए दे लग रहा है ना। किसको लेकर? लैंग्वेज लर्निंग को लेकर। आगे कह रहा है वाइल इंट्रोड्यूसिंग 3 लैंग्वेजेस। वाइल के ठीक बाद में जब भी कोई क्रिया लगाते हो तो आईएनजी लगता है, इंपॉर्टेंट बात है। इंट्रोड्यूस करते हुए 3 भाषाओं को, कहां से? क्लास 6 से ही। इट सेड, इसने कहा, किसने? सीबीएसई ने। स्टूडेंट्स करंटली इन क्लास 7th 8th एंड 9th शुड ऑल्सो स्टडी 3 लैंग्वेजेस। तो 3 लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करते हुए इसने कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं करंटली इन दीज क्लासेस, वो विद्यार्थी जो अभी वर्तमान में क्लास 7 में है, 8 में या 9 में हैं, उनको पढ़ना चाहिए 3 भाषाओं को, ऑफ विच, जिनमें से 2 जो हैं शुड भी भारतीय, वो होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? भारतीय होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट है। इन इफेक्ट
और इस प्रकार से इफेक्टिव तरीके से रेलीगेट करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है इंग्लिश को, इसका डाउनग्रेड कर दिया। इसने डाउनग्रेड करते हुए कहां तक ले गए, ये ले गए स्टेटस ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज के स्टेटस तक। पहले फॉरेन लैंग्वेज में स्पेनिश, फ्रेंच इनको डाला गया था, इंग्लिश को नहीं डाला गया था, लेकिन ये जो वाली बात है इसमें इसने डाउनग्रेड कर दिया और इंग्लिश को ले गए फॉरेन लैंग्वेज के स्टेटस तक। ये सेकंड सेंटेंस पूरा हुआ। यहां पे काम की बातें क्या है, एक तो है वाइल के बाद में आईएनजी लगता है। वाइल के बाद में जब भी कोई क्रिया लगानी है आपको तो हमेशा ही आईएनजी लगता है, बहुत काम की बात है। तो इंट्रोड्यूस करते हुए 3 लैंग्वेजेस को, कहां से, क्लास 6 से, ठीक है, ये ऑनवर्ड्स एडवर्ब है। इसने कहा, इस नीति की बात ही कर रखी है, इसने कहा कि स्टूडेंट्स, अब दैट लगा सकते हो हालांकि आप यहां पे, लेकिन दैट नहीं है, न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है ये, आप चाहो तो दैट लगा सकते हो। इसने कहा कि स्टूडेंट्स वर्तमान में जो क्लास 7th 8th या 9th में है उनको पढ़ना चाहिए 3 भाषाओं को, जिनमें से किनमें से, इन 3 भाषाओं में से। टू जो है ये सब्जेक्ट है वो होनी चाहिए भारतीय, इन इफेक्ट मतलब इफेक्टिवली, ठीक है, जो कि प्रभावी रूप से रेलीगेट कर रहा है, रेलीगेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डाउनग्रेड कर रहा है इंग्लिश को और कहां लेकर जा रहा है, फॉरेन लैंग्वेज के स्टेटस पर। अब अगला सेंटेंस है 10 इस प्रकार से, 10 है वो आपको जैसे कॉन्सिक्वेंटली हम लिखते हैं परिणाम बताने के लिए, वैसे ही 10 का प्रयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार से इफ अ स्टूडेंट हैड टेकन फ्रेंच, यदि किसी स्टूडेंट ने फ्रेंच ली हो। अब ये देखिए, इफ अ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट जो है इसने ली हो, ये एक्चुअल में थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बता रहा है। हमने जो सेंटेंस देखा था कॉमन एरर में वो थर्ड नहीं था, वहां पे वुड हैव प्लस 2 प्लस बेस फॉर्म थी, यहां पे अलग चीज है। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये पास्ट की इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। तो यदि कोई विद्यार्थी ने मान लीजिए फ्रेंच ली होती सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, किसके साथ, इंग्लिश के साथ, तो दे वुड हैव, दे की जगह यहां आना चाहिए ही, इस स्टूडेंट की बात कर रहा है, ही वुड हैव हैड टू फॉरगो, तो उसे छोड़ना पड़ता फ्रेंच को और स्विच करना पड़ता 2 भारतीय लैंग्वेजेस में, वन ऑफ विच, जिन 2 भारतीय लैंग्वेजेस में से एक जो है वो होगी एंटायरली न्यू टू देम, उनके लिए बिल्कुल नई। यहां पे भी हिम आना चाहिए देम, क्योंकि यह स्टूडेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये वन जो है इसकी वर्ब है वुड बी। अब यहां तक एक और अपना सेंटेंस पूरा हो गया मेरे भाई। इस सेंटेंस में आप देखें तो काम की बात यह थी कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कहां काम में आता है। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, पहली बात तो यह ध्यान रखिए कि यह काम आता है पास्ट की इम्पॉसिबल कंडीशन को डिनोट करने के लिए। कोई भी भूतकाल की ऐसी स्थिति डिनोट करनी है जो इम्पॉसिबल है, जो अब आपके लिए कुछ भी उसमें मतलब आप या तो रिग्रेट कर सकते हो या रिजॉइस कर सकते हो, या तो आप उसको लेकर खुशी मना सकते हो या दुख मना सकते हो, आपके हाथ में कोई चीज है नहीं। इसके लिए क्या होगा, इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ आपको लगाना होता है वुड हैव या फिर शुड हैव या फिर कुड हैव या माइट हैव। इसका अर्थ ऐसे निकलता है कि यदि ऐसा हो जाता तो इस तरह से होता, ठीक है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही काम की चीज थी इस पैराग्राफ में। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार से यदि किसी विद्यार्थी ने फ्रेंच ली होती, एज मतलब के रूप में, एज अगर के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है प्रेपोजिशन है। ये एज का मतलब अगर के रूप में हो तो प्रेपोजिशन है। तो यदि फ्रेंच को लिया होता एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, किसके साथ, इंग्लिश के साथ, तो ही वुड हैव, इस स्टूडेंट के लिए ही आएगा। आपके हिसाब से बता रहा हूं, आपके परीक्षा के लिहाज से बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे आने को तो आ सकता है दे भी, क्योंकि ये डिक्शनरी में या फिर इस तरह की चीजें जो होती हैं वहां पे प्रचलन में है ये दे, लेकिन आपके एग्जाम के लिहाज से यहां पे ही आना चाहिए। तो ही वुड हैव हैड, तो देखो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, तो उसको छोड़ना पड़ता। फॉरगो का मतलब क्या है, देख लीजिए, गिव अप करना, रिनाउंस करना, सेक्रीफाइस करना, उनको त्यागना पड़ता फ्रेंच को और स्विच करना पड़ता। अब जैसे यहां पे टू फॉरगो है, वैसे ही टू के साथ ही जुड़ा हुआ स्विच है और वो बदलना पड़ता उसको, और दूसरे 2 भारतीय भाषाओं की तरफ जाना पड़ता, जिनमें से एक जो है वो पूरी तरीके से नई होती उनके लिए। एंटायरली मतलब क्या होता है, कंप्लीटली। ये भी लिख लीजिए, एंटायरली जो शब्द है इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। मैं फिर कह रहा हूं कि जो मैं लिख रहा हूं इस समय, ये अगर अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो काम हो जाएगा। पूरा जिस्ट है ये पूरे पैराग्राफ का, पूरे एडिटोरियल का। अगला पैराग्राफ है दिस कुड एडवर्सली अफेक्ट। एडवर्सली का मतलब होता है मेरे भाई प्रतिकूल रूप से। एडवर्सली का मतलब क्या है, प्रतिकूल रूप से, नेगेटिवली, अनफेवरेबली, बैडली। तो
ये एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। अफेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब अफेक्ट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, तो अफेक्ट का वर्ब ये दे रखा है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है अफेक्ट का, सीधा एडवर्ब लगता, सीधा ये क्या है, अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। तो अफेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, याद रखना। तो ये अफेक्ट कर सकता है उन क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स परफॉर्मेंस को, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है बिसाइड्स इट, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है बिसाइड्स इट, इसके अलावा, ठीक है। किसके अलावा? रेंडरिंग, रेंडर का मतलब होता है बना देना, लिख लेना भाई। रेंडर जो शब्द है इसका मतलब, यहां लिख रहा हूं, रेंडर जो शब्द है इसका मतलब होता है बना देना, मेक या कोज टू बिकम, बी या कोज टू बिकम, ठीक है, या तो बिकम बनना, या कोज टू बिकम बनाना, या मेक कर दो, एक ही बात है, बनाना। तो रेंडरिंग बनाते हुए, रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब लिख रखा है यहां पे फालतू, अनावश्यक, अननेसेसरी, सुपरफ्लुअस, यूजलेस। बनाते हुए अनावश्यक, किसको? क्षमता को और टीचिंग रिसोर्सेज को, जो स्कूल्स ने हैड बिल्ट बनाई थी, ये पास्ट परफेक्ट है, बिल्ड की थर्ड फॉर्म, इन दोज फॉरेन लैंग्वेजेस, इन विदेशी भाषाओं में। भाई इतने सालों से ये जो पढ़ा रहे थे स्कूल्स वगैरह, उन्होंने अपनी क्षमता विकसित की थी, इसमें टीचिंग रिसोर्सेज इकट्ठे किए थे, लेकिन इस नीति से ये सब कुछ क्या है, व्यर्थ हो गया, अनावश्यक हो गया। तो ये नेगेटिव रूप से एडवर्ब है, प्रभावित कर सकता है क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस को। किसके अलावा? रेंडरिंग रिडंडेंट कैपेबिलिटी, मतलब अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। क्या इन्होंने ये भी कर दिया है कि भाई कैपेबिलिटी और टीचिंग रिसोर्सेज जो स्कूल्स ने बनाए थे उन फॉरेन लैंग्वेजेस में, उसको अनावश्यक बनाते हुए ये तो आवश्यक बना ही दिया, लेकिन साथ में 10th बोर्ड के एग्जाम परफॉर्मेंस है उसको भी ये प्रभावित कर सकता है, ठीक है। अगला पैराग्राफ है फॉलोइंग द बैकलैश। बैकलैश का मतलब देख लीजिए, तीव्र विरोध है, नेगेटिव रिएक्शन है, रिपरकशन है, रेजिस्टेंस है, आउटक्राई है। तो फॉलोइंग का मतलब होता है बाद में, फॉलोइंग एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है बाद में। किसके बाद? नेगेटिव प्रतिक्रिया के बाद, कि नेगेटिव रिएक्शन झेलना पड़ा सीबीएसई को। अब सीबीएसई ने क्या किया है? सीबीएसई ने हैड सेड कहा है, क्या कहा है? यहां पे तुम कंजंक्शन लगा सकते हो, दैट नहीं लगा हुआ यहां, तो आप लगा लीजिए दैट। स्टूडेंट्स इन क्लास 7, 8 एंड 9, कि जो ये विद्यार्थी हैं इनको आवश्यकता है क्या करने की? नीड टेक, नीड टेक, नीड यहां हेल्पिंग वर्ब है, टेक मैन वर्ब है। नीड हालांकि मैन वर्ब भी होती है, आप चाहो तो नीड टू टेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही होता है, ठीक है। तो यहां आवश्यकता है कि ओनली वन एडिशनल भारतीय लैंग्वेज, केवल ये एक ही अतिरिक्त भारतीय लैंग्वेज लें। इफ दे हैड टेकन इंग्लिश, यदि उन्होंने इंग्लिश ली है, या फिर यूं कहिए स्पेनिश ली है। से का मतलब यहां पे एग्जाम्पल के लिए स्पेनिश ली है, ऐसा कह दीजिए। ये एक पूरा पैराग्राफ हो गया यहां तक की कहानी में क्या है? बैकलैश को फॉलो करते हुए या बैकलैश के बाद, जब नेगेटिव रिएक्शन झेलने पड़े उसके बाद, सीबीएसई ने कहा है कि जो विद्यार्थी 7th, 8th और 9th के हैं उनको आवश्यकता है केवल एक एडिशनल भारतीय लैंग्वेज को लेने की, यदि उन्होंने इंग्लिश या फिर यूं कहिए स्पेनिश ली है। द थर्ड लैंग्वेज, ये अंतिम पैराग्राफ इस स्लाइड का, कि जो तीसरी लैंग्वेज है, देखो थर्ड लैंग्वेज के पहले द लगाया क्योंकि ये थर्ड जो है वो ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनसे पहले द लगता है। तो जो थर्ड लैंग्वेज है, मोर ओवर का मतलब होता है इससे भी ज्यादा, इन एडिशन टू। मोर ओवर का मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है, इसके अतिरिक्त। तो तीसरी भाषा जो है इसके अलावा विल नॉट बी टेस्टेड, ये पैसिव वॉइस है फ्यूचर सिंपल का, इसको टेस्ट नहीं किया जाएगा उनके 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये सीबीएसई ने कहा है कि थर्ड लैंग्वेज को नहीं टेस्ट किया जाएगा उनके क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में, ताकि उनका रिजल्ट प्रभावित ना हो। क्लियर है यहां तक? आगे देखेंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ और है, ये देखिए। दीज आर हाउएवर टेम्परेरी अरेंजमेंट्स, लेखक कह रहा है कि हालांकि ये जो है ये कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, जो एडवर्ब भी है कंजंक्शन भी है। हालांकि ये जो सारी चीजें हैं ये सब्जेक्ट है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद में नाउन नहीं है। नाउन होता तो मैं इसको बोलता डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। टेम्परेरी अरेंजमेंट्स है, अरेंजमेंट्स नाउन है, टेम्परेरी एडजेक्टिव है। हालांकि ये सब अस्थायी व्यवस्था है, और जो सीबीएसई है, सीबीएसई के साथ द लगेगा। इज गोइंग अहेड, ये आगे बढ़ रही है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। अहेड जो है वो एडवर्ब है। विद द 3 लैंग्वेज पॉलिसी, किसके साथ? 3 भाषा नीति के साथ। विद 2 भारतीय लैंग्वेजेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, जिसमें 2 भारतीय लैंग्वेजेस जो हैं, जिसमें 2 भारतीय लैंग्वेज होंगी। कब से? क्लास 6 से आगे।
ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, उन वर्ड्स का मतलब देख लो, फॉरवर्ड है, अहेड है, बियॉन्ड है, एडवर्ब है ये। अब ये भी वर्ड दे रखे हैं, आप चाहें तो रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा ये 5 मैच द कॉलम। एक्सटोल का मतलब प्रशंसा करना बताया था, प्रशंसा करने के लिए ये डी आ जाएगा। रेलीगेट का मतलब डाउनग्रेड करना है तो ए आ जाएगा। फॉरगो मतलब त्यागना, छोड़ना है तो गिव अप आ जाएगा। रिडंडेंट का अनावश्यक है, नो लॉन्गर नीडेड। और बैकलैश का स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन, नकारात्मक प्रतिक्रिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द वर्ड एक्सटोल बीन यूज करेक्टली। इनमें से किस में एक्सटोल का यूज सही किया गया है। द मैनेजर ट्राइड टू एक्सटोल द लीक्ड केमिकल्स, नहीं, एक्सटोल तो प्रशंसा करना है ना, तो पॉजिटिव बात की प्रशंसा होगी तो ये काट दीजिए। द टीचर टुक ए मोमेंट टू एक्सटोल द स्टूडेंट फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, ये आ जाएगा। फिर कह रहा है कि एग्जैक्ट सिनोनिम क्या है फॉरगो का। फॉरगो का मतलब छोड़ना, त्यागना है, ये आ जाएगा। ये तो अपनाना हो गया, गले लगाना हो गया, एंटिसिपेट का पूर्वानुमान हो गया, इन्वेस्टिगेट का जांच करना हो गया। फिल इन द ब्लैंक है द कोच डिसाइडेड टू डैश द स्टार प्लेयर टू द जूनियर टीम ड्यू टू हिज पुअर डिसिप्लिन। रेलीगेट, रेलीगेट का डाउनग्रेड करना, स्टार प्लेयर था उसको जूनियर टीम में डाल दिया, डाउनग्रेड कर दिया, किस कारण से, उसके पुअर डिसिप्लिन के कारण। अगला है एंटोनिम बताना है एडवर्सली का। एडवर्सली शब्द का मतलब होता है विपरीत रूप से, नेगेटिव रूप से, तो नेगेटिवली। एंटोनिम बताना है क्या, एंटोनिम बताना है तो बड़ी करिए फेवरेबली। रिलक्टेंटली मतलब अनिच्छा से, बिना कोई इच्छा के। फिर है फॉलोइंग द सीवियर डैश फ्रॉम द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बहुत गंभीर या कड़ी इस प्रकार की चीजों को झेलने के बाद बोर्ड ने अनाउंस करना पड़ा टेम्परेरी अरेंजमेंट, मतलब अस्थायी व्यवस्था, बैकलैश, नेगेटिव रिएक्शन। फिर अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट इज द अनरिजॉल्व्ड कॉन्ट्राडिक्शन। अनरिजॉल्व्ड कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। इट फोर्सेस स्टूडेंट्स टू स्टडी स्पेनिश इंस्टेड ऑफ हिंदी, इट प्रेजेस द इंपॉर्टेंस बट रेलीगेट्स इट। मतलब ये प्रशंसा भी कर रही है इंग्लिश की, लेकिन ये इसको डाउनग्रेड भी कर रही है, ये विरोधाभास है। फिर नंबर 7 है हाउ डज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंपैक्ट स्कूल्स टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। किस प्रकार से स्कूल में ये प्रभावित कर रहा है फॉरेन लैंग्वेज। इट इंक्रीजेस देयर फंडिंग ड्रास्टिकली, इट फोर्सेस देम टू हायर मोर फ्रेंच टीचर्स, इट रेंडर्स देयर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी इन टीचिंग रिसोर्सेज रिडंडेंट। जो उनकी क्षमता है, जो टीचिंग रिसोर्स उन्होंने इकट्ठा किया है, उन सबको रिडंडेंट कर रही है, अनावश्यक बना रही है। विच स्पेसिफिक क्लासेज वर ग्रांटेड ए टेम्पररी अरेंजमेंट बाय द सीबीएसई आफ्टर द पब्लिक बैकलैश। तो क्या है 7th 8th 9th, क्लास 6 के बाद ही कहा था ना। अगला है क्या बोला इसने, विच स्पेसिफिक क्लासेज वर ग्रांटेड ए टेम्पररी अरेंजमेंट बाय द सीबीएसई। ठीक है, यही था ना, एक बार देख लीजिए। या क्लास 10th है, 10th आएगा शायद, 10th ही आएगा ना इसमें। ये देखिए क्या इसने वो अरेंजमेंट किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट किसके लिए किया है। तो टेम्परेरी अरेंजमेंट जो है 10th के लिए किया है। द थर्ड लैंग्वेज विल नॉट बी टेस्टेड। और 7th 8th और 9th जो है नीड टेक ओनली 1 एडिशनल भारतीय लैंग्वेज। बैकलैश के बाद सीबीएसई ने कहा है कि जो 7th 8th और 9th के स्टूडेंट्स हैं उनको केवल एक ही एडिशनल भारतीय लैंग्वेज देनी पड़ेगी। उन्होंने इंग्लिश ली है या स्पेनिश ली है, और थर्ड लैंग्वेज जो है उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो 7th 8th 9th जो है वो ठीक है, यही आंसर आएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखो नंबर 9। Based on the passage, what can be inferred about the author's tone regarding the CBSE's new language policy? न्यू लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में कैसा मतलब टोन है लेखक का, क्या कहना चाह रहा है सीबीएसई की नई लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। हाईली एंथुजियास्टिक एंड सपोर्टिव, क्या सपोर्ट कर रहा है। इनडिफरेंट एंड प्योरली ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बता रहा है कि सीबीएसई ये कर रहा है। क्रिटिकल है और सिस्टमेटिक फ्लॉज को बता रहा है। कंफ्यूज्ड एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशन बता रहा है। तो टेम्परेरी अरेंजमेंट बोला इसने एक, तो उसी समझ में आता है कि न्यूट्रल तो नहीं है, वरना टेम्परेरी नाम ही क्यों लेता। तो क्रिटिकल ठीक रहेगा यहाँ पे। फिर है और बैकलैश भी कहा कि बैकलैश का सामना करने के बाद इसको समझ में आया है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सीबीएसई पॉलिसी प्रोसीडिंग फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। क्या दीर्घकालिक परिणाम यहाँ पे मिलने की संभावना है सीबीएसई पॉलिसी से। फॉरेन लैंग्वेजेस विल इवेंचुअली बी फेज्ड आउट of the middle school curriculum entirely. English will become the only language taught in the school. Students will automatically score high in their NEP 2020 will be immediately cancelled by the government. तो फिर तो यही आ जाएगा कि फॉरेन लैंग्वेजेस जो है
वो इवेंचुअली फेज आउट हो जाएगी मिडिल स्कूल करिकुलम से। मतलब ये कह रही है ना कि हम लोग जो है ना इसके टेस्ट नहीं करेंगे, इसको ये सब बता रखा है, यही होगा भाई। बाकी तो देखो दूसरा तो वैसे नहीं हो सकता कि इंग्लिश जो है वो एकमात्र भाषा पढ़ाई जाएगी, मतलब नहीं है। स्टूडेंट्स का स्कोर हाई हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप हाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो ये कहना चाह रहा है कि भाई इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, टेस्ट नहीं किया जाएगा, ये कहा है इसको। NEP 2020 विल बी इमीडिएटली कैंसिल्ड बाय द गवर्नमेंट, इमीडिएटली कैंसिल कर दी जाएगी, ये पता नहीं है। तो फॉरेन लैंग्वेजेस जो हैं उसका टेस्ट नहीं होगा, ये इसने कहा, तो ये मिडिल स्कूल करिकुलम में एंटायरली फेज आउट हो जाएगी, हट जाएगी, ये कहना चाह रहा है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।